Assalamu alaikum dear students, how are you today? You will be fine, I hope so. आज हम पढ़ेंगे हाइड्राइड्स के बारे में। हाइड्राइड्स केमिकल कंपाउंड्स हैं और ये केमिकल कंपाउंड्स पीरियोडिक टेबल में किस तरह से रिलेशनशिप रखते हैं और की क्या टाइप्स हैं और कहाँ कहाँ कौन कौन से ये कंपाउंड्स या हाइड्राइड्स पाए जाते हैं। आज का टॉपिक हमारा इसी चीज़ के बारे में होगा। सबसे पहले हम हाइड्राइड की डेफिनेशन देख लेते हैं। आप यहाँ पे बोलेंगे बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। तो इससे पता क्या चला? इससे पता ही चला कि आपके पास एक तो होगा हाइड्रोजन एक कंपाउंड में और तो दूसरा होगा वो कोई भी हो सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं अगर जिक्र करता हूं सोडियम का, तो सोडियम और हाइड्रोजन मिलकर एक नया हाइड्राइड बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड सोडियम हाइड्राइड। इन द सेम वे द पोटेशियम एंड कैल्शियम हाइड्राइड्स वगैरह। तो बहरहाल ये तो आपने छोटी सी बात सीखी। क्या? बाय डेफिनेशन द बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्राइड्स। अब जिक्र करते हैं कि जो हाइड्राइड्स पीरियोडिक टेबल में मुख्तलिफ तरह के हैं वो किस तरह का रिलेशनशिप रखते हैं। इसके लिए हमें पीरियोडिक टेबल में चलना होगा, तो चलते हैं। तो ये है हमारे पास हमारा पीरियोडिक टेबल। इस पीरियोडिक टेबल में जैसे कि हमने अपने पीरियोडिक टेबल वाले लेक्चर में सारा कुछ पढ़ा था, पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी वहां पर। अगर आपने वो लेक्चर मिस कर दिया है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, वहां पर जाकर आप इसको देख सकते हैं। तो बहरहाल हम अपनी यहाँ की बातें जो हाइड्राइड से रिलेटेड होंगी वो मुकम्मल करेंगे। यहाँ आपको बताते चलते हैं, ये आपके पास ग्रुप A1 है और ये आपके पास ग्रुप A2 है। यहाँ पर A3, A4, A5, A6 और A7 है। ये वो ग्रुप्स हैं जिनमें मौजूद जो एलिमेंट्स होंगे उनके हाइड्राइड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। हम इसको जरा क्विकली थोड़ा सा देखते हैं कि कौन से हाइड्राइड्स कैसे होते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पर इन ग्रुप्स के हाइड्राइड्स को लिख देता हूं, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम। लास्ट एलिमेंट फ्रांसियम नहीं लिखना, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ग्रुप 2 में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। थर्ड ग्रुप में बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। ग्रुप 4 में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। 6 ग्रुप में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम और प्लोनियम वगैरह। और ग्रुप 7 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। तो ये तो हो गए वो सारे एलिमेंट्स जो कि पीरियोडिक टेबल में होते हैं। ये वो एलिमेंट्स हैं जो हाइड्रोजन के अलावा हैं। तो इन कंपाउंड्स के साथ अगर हम हाइड्रोजन लगा दें तो ये कंपाउंड्स हाइड्राइड्स बन जाएंगे। देखिए मैं इनको हाइड्राइड बना देता हूं। इन सब एलिमेंट्स के साथ मैंने हाइड्रोजन एक दफा लगाया है। आप समझ लीजिए कि ये वो ग्रुप है जिसकी वैलेंसी 1 होती है। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी यहां पर एज अ -1 आएगी, यानी हाइड्रोजन हाइड्राइड के तौर पर यहां पर जाना जाएगा। ये वाली बात याद रहे कि कंपाउंड लिखते हुए जिस चीज की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है या जिस पर चार्ज पॉजिटिव होता है वो आप पहले लिखते हैं और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसको आप बाद में लिखते हैं। जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 0.7 से लेकर 1 तक के दरमियान है, यानी टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है। तो नीचे 0.7 समझ लीजिए और ऊपर आप 1। लेकिन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, यानी कि पूरे के पूरे ग्रुप के तमाम एलिमेंट से ज्यादा। इसलिए हाइड्रोजन को हम इन एलिमेंट्स के बाद लिखते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज रिटन एट द राइट साइड ऑफ द कंपाउंड। बहरहाल ये आपको केमिस्ट्री पढ़ते हुए जगह जगह नजर आएगा और ये स्पेशली आयनिक कंपाउंड के लिए बात बिल्कुल दुरुस्त होगी। बहरहाल क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड आमतौर पर हम खोल के लिख देते हैं या उसको एक स्ट्रक्चरली तौर पर लिखते हैं, तो उसमें एक सेंट्रल एटम होता है और उसको बहुत से दूसरे एलिमेंट्स ने घेरा होता है। बहरहाल दैट इज अ डिफरेंट वे टू एक्सप्रेस द मॉलिक्यूल्स, बट आयनिक कंपाउंड्स थोड़े डिफरेंट होते हैं। तो बहरहाल ये आपको बस समझ में आ गया। इसी तरह से अब आगे चलते जाते हैं। जो आपके पास सेकेंड ग्रुप है इसकी वैलेंसी 2 है। तो यहां पर हाइड्रोजन हाइड्राइड आयन की शक्ल में यानी H नेगेटिव आयन की शक्ल में ही होगा, लेकिन हर एलिमेंट के पास 2 हाइड्रोजन होंगे। यहां आपके पास थर्ड ग्रुप में वैलेंसी भी 3 है, तो आपने लिखना है H3, BH3, ALH3, GAH3 वगैरह वगैरह। कार्बन की वैलेंसी 4 है, ये चारों तरफ अपने 4 हाइड्रोजन रखता है। जैसे आपको मीथेन तो याद ही होगा CH4, इसी तरह SiH4। नेक्स्ट ग्रुप पे चलते हैं तो वैलेंसी यहाँ पर 3 होगी। नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन को आपने लिखना है कुछ इस तरह NH3। अब आपको बात याद होगी कि CH4 या NH3 को जब हम आमतौर पर लिखते हैं तो कुछ ऐसे लिख देते हैं, कार्बन दरमियान में
और H चारों तरफ। इस तरह नाइट्रोजन के चारों तरफ तो नहीं, लेकिन चलो कह लीजिए 3 तरफ आपको हाइड्रोजन लगाना होता है। बहरहाल NH3, PH3, ASH3 एटसेट्रा। नेक्स्ट चलते हैं, जब आप ऑक्सीजन के पास चलते हैं तो ऑक्सीजन और सल्फर देखें, जो शुरू के आपस ग्रुप्स हैं, इन ग्रुप पे जो एलिमेंट्स हैं वो इंतहाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, यानी इलेक्ट्रॉन देकर पॉजिटिव चार्ज रिक्वायर करते हैं। तो चूंकि खुद पॉजिटिव होते हैं तो वो किसी नेगेटिव, जैसे वो यहाँ पर हाइड्राइड आयन है, के साथ कंपाउंड बना लेते हैं। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ने मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बनाए। पहले दूसरा ग्रुप आपको ऐसा मिलेगा। बिल्कुल इसी तरह लास्ट में जो 6 और 7 ग्रुप होगा उसमें ये ट्रेंड रिवर्स है, यानी वो एलिमेंट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करते हैं, तो वो उन एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड बनाएंगे जो उन्हें इलेक्ट्रॉन दे। अब यहां पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देकर इनके साथ मिलेगा, यानी हाइड्रोजन बतौर पॉजिटिव आयन के तौर पर होगा। और चूंकि हैलोजेंस पीरियोडिक टेबल के इंतहाई राइट साइड पर है, इसलिए ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे देन हाइड्रोजन, इसलिए यहां हाइड्रोजन को पहले लिखेंगे और हैलोजेंस को बाद में। ये एक तरह के एसिड्स भी हैं जो आप मुख्तलिफ जगहों पे पढ़ चुके हैं। मैं लिख देता हूं फिलहाल यहां पर, जैसे लिख रहा हूं H, क्योंकि इसकी वैलेंसी क्या है, फ्लोरीन की -1 और हाइड्रोजन की +1। तो अगर हम फ्लोरीन या ग्रुप के एलिमेंट्स के एतबार से बात करें तो हमें यहां लिखना पड़ेगा -1। इस तरह यहां पर HCl, HBr, HI और यहां पर भी ज्यादातर आपको आयोडीन या हाइड्रोजन आयोडाइड तक पढ़ने को मिलेगा। अब नेक्स्ट ग्रुप की जो वैलेंसी है वो -2 है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ कुछ ऐसे मिलेंगे कि हाइड्रोजन 2 लगाने पड़ेंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे यहां पर आपको 2 हाइड्रोजन लगाने पड़े थे। वैलेंसी जो एलिमेंट्स की थी इस ग्रुप के उनकी +2 थी, और यहां पर जो ग्रुप में एलिमेंट्स है उनकी वैलेंसी -2 है। तो फर्क सिर्फ पोजीशन का रहेगा, बाकी हाइड्रोजन की तादाद वैसे ही रहेगी। तो ये आपके पास H2O, H2S वगैरह जो दरमियान में ये कंपाउंड हैं, जैसे मैंने आपको मिसाल दी है CH4 की, NH3 के बारे में बात की, वहां पर शुरू और आखिर का कोई इतना मसला नहीं होता। वहां पर चूंकि कंपाउंड्स मॉलिक्यूलर होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए वहां पर जो लिखने का असल तरीकाकार है वो उसी तरह ही है जैसे कि हम सेंट्रल एटम को दरमियान में रखें और जो बॉन्ड बनाने वाले दीगर एलिमेंट्स हैं, जैसे कि यहां पर वो हाइड्रोजन है अकेला, वो उनके सराउंडिंग में लिखें। जैसे कि मैंने कहा C का गिर्द 4 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के गिर्द 3 हाइड्रोजन वगैरह। अब यहां तक जिसको ये टेबल समझ में आ गया और हाइड्राइड्स बनाने आ गए, समझ लें उसको 50% से भी अबव ये टॉपिक याद भी हो गया है, क्योंकि हम इन्हीं बातों को थोड़ा दोहराएंगे और तरीके से समझेंगे। यहां पर मैं आपसे छोटी सी एक बात शेयर करता चलता हूं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर उमैर खान अकेडमी चैनल से देख रहे हैं तो बिल्कुल ठीक देख रहे हैं, क्योंकि कल मुझे गूगल पे सर्च करते हुए अपने ही चैनल्स के बहुत सारे ऐसे लिंक्स मिले जो मुख्तलिफ वेबसाइट से थे। यानी लोगों ने ये वीडियो डाउनलोड करने के बाद क्या कर दिया है, इसको अपने चैनल पर पोस्ट कर दिया है। इससे क्या होता है, इसका सबसे बड़ा नुकसान क्रिएटर को होता है। असल में अपने चैनल पर वीडियो डालने से पहले डाउनलोड करनी पड़ती है। तो ये क्या किया, उन्होंने डाउनलोडिंग स्टार्ट की। कैसे, वीडियो पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद उसका जो लिंक था वो कॉपी किया और उसके बाद वीडियो को क्लोज कर दिया और फिर डाउनलोडर के जरिए से उसे डाउनलोड कर लिया। अब यहां पर एक बात बड़ी अहम है, वो क्या है, YouTube की साइट का एक एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम एक ऐसी चीज है जो डिसीजंस लेता है और बताता है कि कौन सी वीडियोस कितनी अच्छी हैं और उनको कितना आगे प्रमोट करना चाहिए। अब होता यह है कि एल्गोरिदम ये समझता है कि इस लेक्चर की वीडियो पर क्लिक किया गया और क्लिक करने के बाद कुछ ही मिनट सेकंड में या चंद लम्हों में उसको बंद कर दिया गया। तो इसका मतलब यह है कि जो इसके थंबनेल पर या छोटी पिक्चर पर जिस पे आप क्लिक करते हैं, कुछ लिखा और है और अंदर कुछ और है। जैसे YouTube पे ऐसी बेशुमार वीडियोस हैं जिसमें एग्जैजरेट करने के लिए, लोगों को माइल करने के लिए लिखा कुछ हो जाता है और अंदर वो मटेरियल होता ही नहीं है। तो होता यह है कि यही चीज हमारे साथ भी होती है। कुछ इस तरह से क्लिक होने के बाद वीडियो बंद हो जाती है तो एल्गोरिदम ये समझता है कि शायद ये वीडियो भी उसी तरह ही है और इसको प्रमोट करने की जरूरत नहीं है और इसका जो कंटेंट है वो अच्छा नहीं है। इस तरह से होता यह है कि जो हमारा इंप्रेशन है वो लोगों तक नहीं पहुंचता, मतलब ये वीडियो आगे पहुंचाई नहीं जाती या इसकी ग्रोथ बहुत रुक जाती है। एक बहुत बेहतरीन कंटेंट काफी लोगों को मैसर नहीं आता, सिर्फ इस वजह से कि इसको डाउनलोड कर लिया जाता है। और अगर कुछ स्टूडेंट्स
भी ऐसा कर रहे हैं, तो मैं उनसे ये बात कह रहा हूं कि अगर कोई परेशानी है, उनको कोई प्रॉब्लम है, कोई इंटरनेट का इश्यूज हैं, तो वो एटलीस्ट वन टाइम इस वीडियो को जरूर वॉच किया करे इंटरनेट के थ्रू, ताकि इसका जो इंप्रेशन है, रिकमेंडेशन है, वो आगे जरूर चली जाए और दूसरे लोगों को फायदा हो। लेकिन जब डाउनलोडिंग की जाती है तो चैनल की ग्रोथ रुकने लगती है। जब चैनल की ग्रोथ रुकने लगती है तो जो क्रिएटर होता है वो हमेशा डिस्करेज हो जाता है और वो मजीद कंटेंट बनाने से गुरेज करता है। तो यही बात आपको समझाई जा रही है कि अगर आप अच्छा कंटेंट चाहते हैं तो एटलीस्ट उस कंटेंट पर क्लिक करें, उसको देखें और हो सके तो पूरा देखें। ये बहुत अच्छा होता है। जो कंटेंट पूरा देखा जाता है वो एल्गोरिथम के अंदर अच्छा साबित होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग शीला मुन्नी को तो बहुत देख लेते हैं और देखते ही रहते हैं। उससे होता ही है कि वो चैनल तो बहुत आगे ग्रो करते हैं, लेकिन कुछ अच्छा कंटेंट रखने वाला जो आपकी तरबियत कर सकता है या आपके लिए बहुत यूजफुल है, वो कंटेंट पीछे रह जाता है। बहरहाल सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि कोशिश किया करें कि वीडियो को यहीं पर यानी YouTube पर देखा करें, और अगर आपको अपने लाइब्रेरी के लिए इसको डाउनलोड करना भी है तो एटलीस्ट वन टाइम जरूर देख लिया करें, फिर उसके बाद बेशक डाउनलोड करें। अगर इससे आपको फायदा मिलता है तो मेरे लिए इससे बढ़कर कुछ नहीं। और अगर बहुत ज्यादा ही परेशानी है, कोई स्पेशल आपकी कंडीशंस हैं, आप डाउनलोड ही कर सकते हैं, तो इतना जरूर कीजिए कि डाउनलोड करने पर जो आप लिंक कॉपी करते हैं वही लिंक अगर आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू लोगों को शेयर कर दें तो ये और भी चैनल के लिए अच्छा होगा। चलें आप ना देख सकेंगे, कोई और दूसरा चैनल को जरूर देख लेगा। और अच्छा कंटेंट बनाते हुए बहुत ज्यादा परेशानियां होती हैं। एक यूट्यूब क्रिएटर और एक अच्छा क्रिएटर हमेशा अपने सब्सक्राइबर से एक होप रखता है कि वो उसके लिए बेहतर करेंगे। तो यही छोटी सी एक रिक्वेस्ट थी। अगर आप डाउनलोड ना करें तो बेहतर है यहीं से ही देखें यूट्यूब से। अगर आपको लगता है कि आपका फायदा इसलिए है कि आप डाउनलोड ही कर लें और अपने पास रख के उसको आहिस्ता आहिस्ता देखते रहें, बार बार देखें, तो इसमें भी कोई वज़ाइका नहीं, जरूर करें। और अगर आप समझते हैं कि आप देख नहीं सकते, आपको डाउनलोडिंग ही करनी है, तो व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर शेयर किया करें। तो ऐसा करना मेरे लिए एनकरेजमेंट का बाइस बनेगा और मैं आपके लिए इस तरह का कंटेंट तैयार करता रहूंगा। सो वॉच वीडियोस फ्रॉम राइट प्लेस एंड फ्रॉम राइट चैनल एंड डोंट एनकरेज थीव्स ऑफ द वीडियोस। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब हम इन कंपाउंड्स को बॉन्डिंग की टाइप की बिना पर, जो कि डायरेक्टली रिलेट करती है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के साथ। बहरहाल आप समझ लीजिए कि बॉन्डिंग की बुनियाद पर हम इनको कैटेगराइज करेंगे और यही कैटेगरीज आपको सब कुछ सिखा देंगी कि ट्रेंड्स क्या हैं और कौन कौन से टाइप्स हैं। मैं यहां पर इन कंपाउंड्स को सेपरेट करता हूं। बेरिलियम मैग्नीशियम हाइड्राइड को आप अलहदा तस्वर करेंगे बानिस्बत किससे, बाकियों से, यानी ग्रुप A1 के सारे एलिमेंट्स के हाइड्राइड और ग्रुप 2 के सिर्फ वो हाइड्राइड जिसको हम बोल सकते हैं हैवियर एलिमेंट्स के हाइड्राइड। इसी तरह से ये जो बोरोन एल्यूमिनियम के हाइड्राइड को ले लें और इसके नीचे वाले ग्रुप के एलिमेंट्स को छोड़ दें। तो इस तरह से आपको देखने को ये मिलेगा कि कुछ एक साइड ग्रीन कलर के इस साइड पर हाइड्राइड्स की है और इस ग्रीन लाइन के उस तरफ भी कुछ हाइड्राइड्स हैं और दरमियान में भी कुछ हाइड्राइड्स हैं, जैसे कि कुछ ये लिखे हैं और कुछ यहाँ पर लिखे हैं। इसके अलावा हम ग्रुप B2 का जिक्र भी कर सकते हैं। ग्रुप B2 में जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, जैसे मिसाल के तौर पर जिंक, कैडमियम, मरकरी वगैरह, इनके भी हाइड्राइड्स हैं। जैसे यहाँ पर B2 ग्रुप है तो वैलेंसी भी 2 होगी, तो हम लिख सकते हैं ZnH2, CdH2 वगैरह। यहाँ आपको मैं समझाता चलूँ कि जो ग्रुप B2 के एलिमेंट्स हैं, जैसे कि जिंक, कैडमियम, मरकरी वगैरह, ये नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। इनकी जो प्रॉपर्टी है बाकी ट्रांजिशन एलिमेंट से मुख्तलिफ है। मतलब नॉन टिपिकल कहा यही जा रहा है, यानी नहीं है खास। कौन सी खासियत, यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स वाली। सो हमने यहाँ पर इनको लिखना पसंद किया। बहरहाल बाकी जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो हमारे क्लास के सिलेबस का हिस्सा नहीं है, दैट्स वाई उनको यहाँ पर डिस्कस भी नहीं किया जाता। अब आप ये देखें कि 3 हिस्से हो गए। फर्स्ट, ये लास्ट वाला सेकंड कह लीजिए और दरमियान वाला इंटरमीडिएट कह लीजिए। मैं थोड़ा थोड़ा सा जिक्र करता हूं यहाँ पर। ये जो आपके पास हाइड्राइड्स हैं इनको हम कहेंगे आयनिक हाइड्राइड्स। जो इस तरफ के हाइड्राइड्स हैं जो कि बोरोन एल्यूमिनियम से शुरू होकर आगे की तरफ जाते हैं, इन्हें आप बोलेंगे कोवेलेंट हाइड्राइड्स। और जो दरमियान में आपको चंद एक यहाँ दिखाए गए हैं इनको बोलेंगे इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स। अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो कुछ उस तरह से मिलता जुलता आपको ट्रेंड नजर आ रहा है जो हमने हैलाइड्स में पढ़ा था। हैलाइड का जो आपको लेक्चर है वो भी डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। अगर आपसे मिस हो गया तो आप देख सकते हैं।
उसको पढ़ने से ये सारा कुछ समझ में आ जाएगा, ये पढ़ने से वो भी काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा, क्योंकि इनके अंदर काफ़ी मुमासलत है। मैं थोड़ी चीज़ें दोहरा देता हूँ ताकि आपको याद भी रहे और यहाँ भी समझ में आ रहे। अब जो आपके पास आयनिक हाइड्राइड्स हैं, ये देखो नाम से शो हो रहे हैं कि ये आयनिक कंपाउंड्स हैं, यानी ऐसे हाइड्राइड्स या कंपाउंड्स वो जो इस तरह से बने कि बॉन्ड हो आयनिक। अब आयनिक बॉन्ड कब बनता है? जब कोई इलेक्ट्रॉन दे और कोई इलेक्ट्रॉन ले। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि लिथियम ने यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन दिया और हाइड्रोजन ने ये इलेक्ट्रॉन लिया, जिससे हाइड्रोजन पर चार्ज आया नेगेटिव और ये बन गया हाइड्राइड आयन, और लिथियम पर चार्ज आया पॉजिटिव। इस तरह ये नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस के दरमियान जो नया कंपाउंड बनेगा, दिस विल बी आयनिक कंपाउंड। और चूंकि ये एक बाइनरी कंपाउंड है और उसमें हाइड्रोजन शामिल है, इसलिए इसको हम हाइड्राइड भी बोल सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम जिक्र करते हैं कोवलेंट हाइड्राइड्स का, तो हमें नाम से पता लग गया कि ये जो मैंने हिस्सा लिखा है ये उन हाइड्राइड्स का है जो कोवलेंट हाइड्राइड्स हैं, या जिनके अंदर हाइड्रोजन और दूसरे एलिमेंट के दरमियान जो बॉन्ड पाया जाता है वो कोवलेंट बॉन्ड है। फॉर एग्जांपल हम ऊपर एक छोटी सी ले तो चुके हैं, लेकिन एक और ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल NH3, ये आपके पास NH3 है, इसको आपने अक्सर यूं करके लिखा है। तो ये जो हम लाइन से शो करते हैं, दिस इज अ कोवलेंट बॉन्ड। सो द कोवलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट इन दीज हाइड्राइड्स, सो दीज हाइड्राइड्स आर कॉल्ड कोवलेंट हाइड्राइड्स। अब जिक्र करते हैं दरमियान वाले का, उसमें क्या होगा? जैसे नाम से जाहिर है इंटरमीडिएट, ना तो ये कंप्लीटली आयनिक है और ये ना ही कंप्लीट कोवलेंट है, और जो प्रॉपर्टीज इनकी हैं और प्रॉपर्टीज इनकी हैं, उनकी दरमियानी प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स की होंगी। तो एग्जांपल्स मैंने आपको यहाँ पर बेरिलियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड दे दिया है। अब आपसे कोई कहता है कि ट्रेंड कैसा होगा, तो ट्रेंड तो नजर भी आ गए। वो कैसे? अगर मैं कहूं कि मैं आयनिक हाइड्राइड के लिए ट्रेंड लिखने लगा हूं, तो मैं कैसे लिखूंगा? मैं इसको यकीनन ऐसे करके लिखूंगा। भाई शुरू में आयनिक हाइड्राइड ज्यादा है, तो आखिर में चूंकि कोवलेंट हाइड्राइड है तो आयनिक तो ना हुए, तो आयनिक हाइड्राइड्स का ट्रेंड डिक्रीज करता है पीरियोडिक टेबल में। और अगर इसको उलट लिख दें कोवलेंट हाइड्राइड्स के लिए, तो उलट भी लिख सकते हैं। फिर आप यूं लिखना पड़ेगा कि लेफ्ट टू राइट कोवलेंट हाइड्राइड का कैरेक्टर इंक्रीज करता है, या वो हाइड्राइड जो कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे वो ज्यादा होंगे कहां पर? राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल में। तो ये सिंपल सा एक ट्रेंड है जो आपको यहां से नजर आ सकता है, आयनिक टू कोवलेंट। आप यहां पर यूं भी बोल सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड्स इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और अगर आयनिक के लिए लिखना चाहते हैं द स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक हाइड्राइड डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इस तरह से आप स्टेबिलिटी के एतबार से भी बोल सकते हैं। अगर हम छोटी सी बात और समझते जाएं यहाँ पर, फॉर एग्जांपल आप देखें लिथियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 1 है और हाइड्रोजन की 2.1 है, तो जो आपके पास आंसर आता है दैट इज 1.1। अब जब हम पीरियड में चलते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है एलिमेंट्स की वो इंक्रीज करती जाती है। जैसे हम यहां पहुंच गए HF के पास, अब यहां पर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है और फ्लोरीन की 4 है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो आपके पास आएगा 1.9। अब ड्यूरिंग द पीरियड आपको क्या बात समझ में आई? यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इंक्रीज कर रहा है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इंक्रीज करे तो हम कहते हैं ये मोर पोलैरिटी को शो करता है, यानी यहां वाले जो कुछ हाइड्राइड्स हैं वो लेस पोलर हैं एज कंपेयर टू द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो ये भी छोटी सी बात मजीद ऐड कर सकते हैं। इस तरह आपने जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट एलिमेंट्स की, उनको अपने जहन में रखते हुए इन कंपाउंड्स के बारे में भी आप बहुत कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं अगर आपके पास बेसिक कंसेप्ट मौजूद हो। अब चलते हैं हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टीज पर। हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टी भी उसकी तरह ही चलती है जैसे हैलाइड्स की प्रॉपर्टी थी। बहरहाल मैं आपको एक और आसान बात समझा देता हूं। आपने फर्स्ट ईयर में ये बात जरूर पढ़ी होगी कि आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो जो आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी है वही आयनिक हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टी है, और जो कोवलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज हैं वही कोवलेंट हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टीज भी हैं। तो आप वही प्रॉपर्टी यहाँ पे राइट कर सकते हैं। बहरहाल हाइड्राइड्स के रिलेटेड जो प्रॉपर्टी है वो मैं यहाँ पे थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब कर देता हूँ। तो पहले चलते हैं आयनिक हाइड्राइड पर। जो हमारी पहली प्रॉपर्टी है वो हम कुछ इस तरह से शो कर सकते हैं कि उनसे किस तरह मुख्तलिफ है। यहाँ के हाइड्राइड्स में जो हाइड्रोजन होगा उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, मतलब हाइड्राइड्स हैव हाइड्राइड आयन। दूसरी प्रॉपर्टी वो ये ले लीजिए कि ये सॉलिड होते हैं, तो हम बोल सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और ये ऐसे सॉलिड हैं जिनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आर हाई। एक और प्रॉपर्टी ले लेते हैं, हम ये कहते हैं कि दीज
हाइड्राइड्स आर द कंडक्टर, लेकिन ये कंडक्टर दो सूरतों में ही होते हैं, जब आप इनको पिघला दें यानी फ्यूज स्टेट, या फिर आप इसको एक्वस बना लें, या आप कह लीजिए कि इनके आयन्स बना लिए जाएं। तो ये थे आपके पास कुछ सादा सी प्रॉपर्टीज के हाइड्राइड जो आयनिक हैं, उनमें हाइड्रोजन नेगेटिव चार्ज रखता है और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इनके हाई हैं, और ये कंडक्टर हैं अगर आप इनको पिघला दें या फिर आप इनके एक्वस सोल्यूशन में आयन्स बना लें। अब बात करते हैं कोवलेंट हाइड्राइड्स के बारे में। तो कोवलेंट हाइड्राइड की जो पहली प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूं वो ये है कि ये कंपाउंड ज्यादातर गैसेस हैं या फिर वोलेटाइल लिक्विड्स हैं। जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो ये है कि हमने यहां पे लिखा था कंडक्टर, तो इसको आप लिख दीजिए नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो तीसरी प्रॉपर्टी है दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, यानी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हल पजीर होते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी हम लेते हैं वो कुछ इस तरह से कि हम मानते हैं कि हमारे पास बॉन्ड एनर्जी डिफरेंट होती है, किसी की ज्यादा और कुछ हाइड्राइड्स की कम। ये डिपेंड करता है कि हाइड्रोजन किन एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बना रहा है, यानी उन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है और उनका साइज क्या है। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो कि जो फ्लोरीन का साइज मिलेगा वो छोटा, और क्लोरीन का उससे बड़ा, ब्रोमीन का उससे बड़ा, आयोडीन का उससे बड़ा, और एस्टाडीन अगर लेते हैं तो सबसे बड़ा। लेकिन हाइड्रोजन इन सब के साथ सिमिलर है, तो हाइड्रोजन के साइज पे तो इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं आता, लेकिन हाइड्रोजन के साथ जो दूसरा एलिमेंट होता है उसका साइज यहाँ इंपैक्टफुल होता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम बात यूं करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तो 1.9 है, लेकिन अगर हम आगे चलते हैं तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो वही रहेगी, लेकिन बाकी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज होगी। तो अगर हम मिसाल ले लेते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड की, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 माइनस और आयोडीन की ऑलमोस्ट 2.5 या कुछ बुक्स 2.2 लिखती हैं। ये दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज कंपेरेबल हैं। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आ रहा है वो 0.4 है। अब जो 0.4 है ये पूरे पीरियोडिक टेबल में जो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी 0.7 है से भी कम है, यानी नेग्लिजिबल तस्वर किया जाए, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इज नेग्लिजिबल। तो इससे कुछ अंदाजा हो जाता है कि ऊपर वाले हाइड्राइड्स जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा वो बॉन्ड ज्यादा ताकतवर होंगे, और नीचे वाले हाइड्राइड्स क्या होंगे, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस रखने की वजह से कमजोर बॉन्डिंग रखेंगे। तो आप यहां पर यूं भी सीख सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो मैं आपको इसको एरो की शक्ल में लिख देता हूं। ये एरो स्टेबिलिटी को शो कर रहा है, यानी स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अगर यही ट्रेंड आप ऐसे करना चाहेंगे तो यहां पे देख सकते हैं जैसे नीचे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम हो गया था, इस तरह लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल के हाइड्राइड्स में राइट साइड की निस्बत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होने की वजह से हम मानते हैं कि स्टेबिलिटी भी कम हो जाती है। तो आप जब पीरियड में चलेंगे तो कुछ ऐसे चलना पड़ेगा, ये आपके पास इसका एरो बनेगा। तो ये भी स्टेबिलिटी को शो करने वाला एरो है, यानी स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्राइड्स डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एंड वी आर कंसीडरिंग इट ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। आप बोल सकते हैं कि ग्रुप के ऊपर वाले जो यहां पर हाइड्राइड्स हैं वो ज्यादा स्टेबल हाइड्राइड्स हैं, जैसे फ्लोरीन ज्यादा स्टेबल हाइड्राइड बनाता है और आयोडीन कम। यही ट्रेंड आपको दूसरे ग्रुप में भी देखने को मिलेगा। यानी अगर हम बात करते हैं कि बोरोन एक अच्छा स्टेबल हाइड्राइड बनाता है तो इसकी निस्बत इंडियम या थेलियम, लेड, बिस्मिथ या यहां पर टेलेरियम वगैरह ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके हाइड्राइड ज़्यादा स्टेबल नहीं होंगे। तो जो स्टेबल हाइड्राइड ज़्यादा नहीं है वो आपको अपनी नेचर में मिलेंगे भी कम और पढ़ने को भी कम मिलेंगे, और जो हाइड्राइड ज़्यादा स्टेबल होंगे वो ज़्यादा मिलेंगे। जैसे देखें वाटर एक स्टेबल हाइड्राइड है और आपको हर जगह पे मिलता है, अमोनिया मिलता है। लेकिन अगर आप चलते हैं बिस्मिथ हाइड्राइड की तरफ तो आपको देखिएगा केमिस्ट्री में इसके बारे में जो नॉलेज होगा वो बहुत ही कम मिलेगा। तो ये सिंपल सा एक फिनोमेना है कि जो ज्यादा स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं वो कंपाउंड्स नेचुरली ज्यादा एग्जिस्ट भी करते हैं। जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास वो कुछ आप इस तरह तस्वर कर लें कि हम कुछ एनॉमलस बिहेवियर देने वाले हैं। वो कैसे? देखें, हम ये मानते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स डिक्रीज करती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो इसका मतलब यह है कि ऊपर वाले एलिमेंट्स के हाइड्राइड सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे और ग्रेजुअली ये स्टेबिलिटी इनस्टेबिलिटी में चेंज होती जाएगी। स्टेबिलिटी को आप एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। जिन कंपाउंड्स का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा
वो ज़्यादा स्टेबल होंगे। तो हमने इसको देखा तो हमें एक एनॉर्मस बिहेवियर नजर आया, एक थोड़ा सा हट कर डेविएटेड बिहेवियर। वो कुछ यूं था, मैं मिसाल लेता हूं हाइड्रोजन फ्लोराइड से। हाइड्रोजन फ्लोराइड में चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो इससे होता ये है हाइड्रोजन पर पॉजिटिव और फ्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आता है। ये चार्ज इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर है कि इस मॉलिक्यूल को एक मजबूत पोलर मॉलिक्यूल बना देता है। इससे क्या होगा? इससे कुछ ये होगा कि जब इसके साथ एक और मॉलिक्यूल HF का आएगा और उस पर भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा, तो कुछ होगा यूं कि इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल में एक मॉलिक्यूल के नेगेटिव और दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव के दरमियान एक स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बन जाएगी। और ये फोर्स बड़ी स्पेशल फोर्स है, इसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब मैंने जिक्र क्यों किया हाइड्रोजन बॉन्डिंग का? क्योंकि आपको ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन फ्लोराइड में नजर तो आएगी। इसको आप हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड भी कह सकते हैं। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड में तो नजर आएगी, लेकिन आपको ये बॉन्डिंग HCl में नजर नहीं आएगी, क्योंकि टॉप टू बॉटम चलते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम होते जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के कम होने से जो स्ट्रेंथ ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस है वो भी कम होती जाती है, और इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन पाती, या आप कह लें बड़ी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं बन पाती। तो हम ये बात समझ चुके हैं कि HF और HF के मॉलिक्यूल के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो काफी स्ट्रॉन्ग है बनिस्बत HCl और HCl के मॉलिक्यूल के। इसलिए HCl का मॉलिक्यूल क्या मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम दिखेगा और HF का अनएक्सपेक्टेडली ज्यादा दिखेगा। यानी अगर मैं इस एरो को कुछ यूं बना दूं तो ये सही होगा, मतलब हमारी एक्सपेक्टेशन से कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नजर आएगी आपको, और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होंगे। इसकी वजह आपको मैंने लिख कर दी है, दैट इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी HF का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कुछ ज्यादा ही होगा, लेकिन इसके बाद HCl, HBr और HI पर चलते हुए आपको ग्रेजुअल डिक्रीज नजर आएगा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में। यही ट्रेंड अगर हम साथ वाले ग्रुप में देखें तो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, जबकि बाकियों के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती। इसी तरह अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, लेकिन बाकियों में नहीं पाई जाती। इस तरह जो ऊपर आपको 3 फैमिलीज के रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट नजर आ रहे हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनके हाइड्राइड्स काफी स्ट्रॉन्गर हैं और स्टेबल हैं, जबकि नीचे वाले एलिमेंट्स के इतने ज्यादा स्ट्रॉन्गर या स्टेबल नहीं है। मतलब देयर इज अब्रप्ट चेंज व्हेन यू मूव फ्रॉम अमोनिया टू PH3। जबकि इससे आगे वाले ग्रुप में जैसे कार्बन फैमिली या बोरोन फैमिली में देखेंगे तो आपको ग्रेजुअल डिक्रीज नजर आएगा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के कम होने पर। जबकि इसके साथ वाली कार्बन और बोरोन फैमिली के हाइड्राइड्स को देखें तो उसमें आपको ग्रेजुअल डिक्रीज नजर आएगा, क्योंकि वहां जो फर्स्ट मेंबर है कार्बन और हाइड्रोजन और बोरोन हाइड्रोजन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं होता कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बने, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनती और नॉर्मल ट्रेंड आपको नजर आएगा। तो मैंने यहाँ पर कुछ और भी चीजें वजाहत के साथ बता दी हैं कि हाइड्राइड्स या इन कंपाउंड्स के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स या उनकी स्टेबिलिटी को शो करने वाले पैरामीटर्स आपको इनकी दरमियान बॉन्ड्स के बारे में बताएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में भी बताएंगे और स्टेबिलिटी के बारे में भी बताएंगे। इस टेबल में आप कुछ मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट को देख भी सकते हैं कि वो कैसे इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं। और आखिर में बात करते हैं अगर इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स की, तो इनकी प्रॉपर्टीज भी इंटरमीडिएट हैं बिटवीन द आयनिक हाइड्राइड्स एंड कोवलेंट हाइड्राइड्स। अब तक के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज।